आज है 16 जुलाई 2024। तो आज आप लोगों का लेक्चर 16 है। तो आप तमाम फ्यूचर में बनने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर और वाइस चांसलर बनने वाले आप तमाम लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तथा जो भी हिस्ट्री डेप्थ में पढ़ते हैं तथा नेट और जेआरएफ की तैयारी करते हैं उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज आप लोगों का लेक्चर 16 शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने आप देखा था ताम्रपाषाण काल के बारे में और उसमें फिर आयरन की कुछ इन्फॉर्मेशन देखी थी, ताम्रपाषाण काल का महत्व देखा था। आज हम लोग जो है वही जो लास्ट में छोड़े थे भारत में आयरन की कुछ इन्फॉर्मेशन में, तो उसमें आप लोगों को बताया गया था कि हित्ती सभ्यता का पतन जो है वो 1200 ईसा पूर्व में हो गया था। हित्ती सभ्यता का पतन कब हो गया था? तो 1200 ईसा पूर्व में हो गया था और जिससे कारीगर अन्य क्षेत्रों में पहुंचे थे। तो कारीगर वहां तक लिखा हुआ था जिससे कारीगर अन्य क्षेत्रों में पहुंचे थे। अब आगे आप लोग इसे लिख लीजिए। अब आगे बताया जाता है। अब आगे बौद्ध साहित्य देखते हैं। ये है बुद्ध साहित्य जो कि सुत्त मिपात है। क्या है? सुत्त मिपात। एक सुत्त पिटक था, तो एक आप लोगों का सुत्त पिटक था जिसकी रचना आप लोगों को आनंद ने की थी, जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य थे। और इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह था किसमें? सुत्त पिटक में। लेकिन यहाँ पर है सुत्त मिपात। ये बौद्ध साहित्य सुत्त मिपात में लोहे के फाल लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सुत्त मिपात में क्या किया गया है? तो लोहे के फाल लगाने का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो इसमें आयरन की कुछ इन्फॉर्मेशन में हम लोग ये देख रहे थे। अब आगे इस प्रकार भारत में 800 ईसा पूर्व में लोहे का ज्ञान हुआ था। लोहे का ज्ञान कब हुआ भारत में? तो 800 ईसा पूर्व में हुआ था। और वहीं जोड़वे संस्कृति कब तक चली थी? तो 700 ईसा पूर्व तक चली थी, जीवित रही थी। 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेरा में लोहे की वस्तु का ढेर मिला था। कब मिला था लोहे की वस्तु का ढेर? तो अतरंजी खेरा में मिला था। कब? तो 1000 ईसा पूर्व में मिला था। कहाँ? तो अतरंजी खेरा में। अब आगे देख लेते हैं। आगे है महापाषाणीय संस्कृति, जिसको अंग्रेजी में मेगालिथिक कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगालिथिक कल्चर। किसे? महापाषाणीय संस्कृति। महापाषाण, महा मतलब होता है बिग बिग बिग, और पाषाण हो गया स्टोन, बिग बिग स्टोन। महापाषाणीय संस्कृति, मेगालिथिक कल्चर, इसे बिग बिग स्टोन कहते हैं। इसका यूज क्या है? तो शवों को दफनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। महापाषाण का शवों को दफनाने के लिए। कहाँ दफनाया जाता था शवों को? तो दक्कन में, अपने यानी दक्षिण के क्षेत्र में दफनाया जाता था, जो कि दक्कन हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक, यहाँ पर शवों को दफनाया जाता था। स्टोन को नाम दिया गया था मेनहीर। स्टोन को क्या नाम दिया था? मेनहीर। पत्थर के नीचे सब रखा जाता था। एक बड़ा सा पत्थर होता था जिसके नीचे आप लोगों का सब रखा जाता था। तो इसी को स्टोन का क्या नाम दिया जाता था? मेनहीर। मेनहीर का मतलब क्या हो गया? पत्थर के नीचे सब दफनाया जाता था। और स्टोन को क्या क्या नाम और दिया गया? तो डॉलमेन, कैपाकुलस, ये सब स्टोन का नाम दिया गया है। नवपाषाण काल के बारे में आप कुछ शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो नवपाषाण काल को नियोलिथिक रिवॉल्यूशन का नाम किसने दिया था? तो गार्डन चाइल्ड ने दिया था। किसने दिया था? गार्डन चाइल्ड नामक इतिहासकार ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन नाम दिया था नवपाषाण काल को। किसने दिया था? चाइल्ड था। तो एक बच्चे ने, बस याद करने के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, वाह नवपाषाण काल है, ये तो रिवॉल्यूशन की बात है। किसने कहा? तो जो बच्चा रहेगा वही बताएगा। तो गार्डन चाइल्ड नामक इतिहासकार ने इसे न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन नाम दिया था। और नवपाषाण काल में कृषि आया था, आवास बनना शुरू हो गए थे, मृदभांत भी मिला था, पहिया बने थे। तो ये सब कब कहाँ बना था? तो नवपाषाण काल में। और वहीं पुरापाषाण काल में क्या क्या हुआ था? तो लोग हंटिंग करते थे, अर्थात शिकार करते थे, फूड गैदरिंग करते थे, घुमंटू थे उस समय के, नोमैडिक थे उस समय के लोग। कब? तो पुरापाषाण काल के लोग। और वहीं मध्यपाषाण काल में पशुपालन करते थे, चारागाह की व्यवस्था थी मध्यपाषाण काल में। और वहीं दक्कन नवपाषाण में क्या क्या थे? तो दक्कन नवपाषाण दक्कन में मिले हैं। और इसमें मेन क्रॉप कौन सा मुख्य अनाज? रागी है। रागी को अंग्रेजी में मिलेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिलेट्स। मुख्य फसल क्या थी? तो रागी थी। राख के ढेर कहाँ मिले हैं? उतनूर में। राख के ढेर कहाँ मिले हैं? तो उतनूर में मिले हैं। पशुओं के खुरों के निशान भी मिले। कहाँ? तो दक्कन नवपाषाण में पशुओं के खुरों के निशान भी मिले हैं। जैसे कि आप लोग गाय देखे होंगे, गाय के पैर में क्या रहता है? तो खुर रहता है। गाय के पैर में क्या रहता है? तो खुर रहता है। चटाई अर्थात मैट के डिजाइन मृदभांड पर मिले हैं। मृदभांड मतलब जो है जो मिट्टी से बना रहता था उस पर क्या मिले हैं? तो चटाई पर जैसे डिजाइन किया जाता था आज के ज़माने में, तो उसी तरह चटाई के डिजाइन मृदभांड पर मिले हैं। चटाई जिसको अंग्रेजी में मैट कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का सैंधव सभ्यता की अब शुरुआत होती है। यह आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप लोग बिल्कुल भी ना छोड़ें। कल आप लोगों को बताया गया था कि कल आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सैंधव सभ्यता की कल शुरुआत होगी, तो आज आप लोगों का सैंधव सभ्यता की शुरुआत होने जा रही है। सैंधव सभ्यता जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे क्या कहते हैं? सैंधव सभ्यता ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंधु और सहायक नदियों के किनारे पर स्थित थी।
सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर स्थित थी, इसलिए इसे सैंडल सभ्यता कहा जाता था। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु सभ्यता को ही कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है और इसे घग्गर हाकड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है और वहीं कांस्य सभ्यता जो है इसमें कांसे की अधिक से अधिक वस्तुएं मिली है, तो इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। कहाँ मिली है कांसे की अधिक से अधिक वस्तु? तो दैमाबाद से मिली है। और वैसे इसके बारे में आप लोगों को कल भी बताया गया था। और वहीं घग्गर हाकड़ा सभ्यता जो है वह सरस्वती नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर? तो सरस्वती नदी के किनारे पर। ये घग्गर हाकड़ा जो है ये राजस्थान हरियाणा तक विस्तार, राजस्थान से हरियाणा तक इसका विस्तार था। किसका? तो घग्गर हाकड़ा का। और कुछ देख लेते हैं, चन्हुदो और मोहन जोदड़ो ये दोनों भी सिंधु नदी के किनारे पर है। वैसे आप लोग को इतिहास की मूवी जरूर देखनी चाहिए, जैसे कि मोहनजोदड़ो जो मूवी बनी है इतिहास पर, ये भी मूवी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है, जिससे आपको कई जानकारी भी मिलेगी। तो ऐतिहासिक मूवी जितनी होती है या फिर बायोपिक मूवी जितनी होती है वो सब आप लोगों को देखनी चाहिए, जैसे कि चंदू चैंपियन हो गया, नया मूवी जो आई है, या फिर मोहनजोदड़ो, ये सब मूवी आप लोग जरूर देखें। चन्हुद्रो हो गया, मोहनजोदड़ो ये दोनों सिंधु नदी के किनारे पर है। और वहीं सैंडल सभ्यता भी, सिंधु घाटी सभ्यता भी, ये भी सिंधु नदी के किनारे पर है। और सैंडल सभ्यता जो है इसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब आप लोग को बताया गया था कि आदि ऐतिहासिक काल इसे कहते हैं, अर्थात इसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसी को प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। तो सैंडल सभ्यता की लिपि अभी तक लिखी तो गई है लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। तो आप लोग रिसर्चर बनिए और इसे इसके जैसे जैसे ये सब लिखते उखते हैं तो उसे आप लोग पढ़ने का कोशिश करें क्या लिखा गया है संत सभ्यता में जो लिपि लिखी गई है। तो आप लोग का नाम भी अगले इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि आपने सबसे पहले पढ़ा था। तो आप लोगों को मौका है, जल्दी से आप लोग बन जाए प्रोफेसर। उसके बाद आप लोग रिसर्च करिए, नेट JRF के लिए क्लियर करिए, उसके बाद फिर आप लोग आगे बढ़ते जाइए। अब कुछ आप लोग को स्टोरी सुनाई जाती है। ओके, 1827 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने एक टीला देखा था कहीं पे। ओके, किसने देखा था? तो चार्ल्स मैसन ने देखा था। कहाँ? तो 18 कब? तो 1827 ईस्वी में। और फिर 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी वही टीला देखा। तो फिर 1912 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ने द नेवर नामक एडिटोरियल छापा। किसने छापा? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आप लोगों को बताया गया था कि विलियम जोस ने किया था। तो इसका ईस्वी भी आप लोग को बताया गया था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी, विलियम जोस ने किया था। और इसके बारे में आप लोग को डिटेल जानकारी भी दी गई थी, लेक्चर 1 में ही इसकी जानकारी आप लोगों को दी गई थी। तो 1912 में एशियाटिक सोसाइटी ने द नेवर नामक एक एडिटोरियल छापा था जिसके बारे में इसकी जानकारी दी गई थी, उस टीले के बारे में। तो फिर वैसे 1853 में जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे देखा था, वैसे 1853 में अपना इंडिया में रेल भी चला था जो कि बम्बई से थाने तक चला था। तो 1853 में रेलवे लाइन की ट्रैक कराची से लाहौर तक थी। रेलवे लाइन की ट्रैक कहाँ से कहाँ तक थी? तो कराची से लाहौर तक थी। और वहीं इन सब की सिर्फ चर्चा हो रही थी। पहले इसने चार्ल्स मैसन ने 1827 ईस्वी में टीला देखा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने फिर उसी को देखा, तो फिर द नेवर नामक एडिटोरियल छाप दिया एशियाटिक सोसाइटी ने 1912 ईस्वी में। तो इस सब पे सिर्फ चर्चा हो रही थी। तो फिर बाद में इस पर संज्ञान लिया गया था। कौन लिया? तो ASI अर्थात आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। जॉन मार्शल उस समय थे, तो उसने 1920 ईस्वी में इस चर्चा को संज्ञान में लिया था, अर्थात इसको डिप्लोमी अब इसका अध्ययन किया जाएगा। तो किसने किया? 1920 ईस्वी में जॉन मार्शल ने इस पर संज्ञान लिया। तो फिर जाकर 1921 ईस्वी में दयाराम सैनी ने माउंट गोमरी नामक स्थल पर रावी नदी के किनारे खुदाई की। कहाँ पर खुदाई की? तो रावी नदी के किनारे माउंट गोमरी नामक स्थान पर। कब? तो 1921 ईस्वी में। किसने? तो दयाराम सैनी ने। ये सारा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए कि 1921 ईस्वी में दयाराम सैनी ने माउंट गोमरी नामक स्थान पर रावी नदी के तट पर खुदाई की, जिसके परिणाम स्वरूप हड़प्पा नामक स्थल पर हमें सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता का दर्शन हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का दर्शन कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में दयाराम सैनी जब खुदाई कर रहे थे मोंटगोमरी नामक स्थान पर रावी नदी के तट पर, उसी के परिणाम स्वरूप हमें सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता का दर्शन हुआ। अब आ जाते हैं 1922 ईस्वी पर। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। तो किसने की? तो राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो को किसकी खुदाई की? राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की। और ये राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में इसकी खुदाई की। और मोहनजोदड़ो आप लोग को शुरू में बताया गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चन्हुद्रो हो गया और सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, ये तीनों सिंधु नदी के तट पर है। तो मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर है। और मोहनजोदड़ो जो है ये लड़काना जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? लड़काना जिले में स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखालदास बनर्जी ने की। मोहन को रख दिया, किसने रख दिया? तो राखालदास बनर्जी ने, अर्थात मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की। वही दयाराम सैनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की और सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई 1921 ईस्वी में, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं।
1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की, जो कि लरकना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब आ जाते हैं 1927 में। 1927 में सुतकांगेन डोर की खुदाई आर.एल. स्टाइन ने की। फिर अब 1927 ईस्वी में आर.एल. स्टाइन ने किसकी खुदाई की? तो सुतकांगे डोर की खुदाई की। और वहीं फिर 1931 ईस्वी में 31 ईस्वी में चनहुद्रो की खोज आर.सी. मजूमदार ने की। किसने की? आर.सी. मजूमदार ने। और ये चनहुद्रो भी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। मजूमदार ने क्या की? तो चनहुद्रो की खुदाई की। कब? तो 1931 ईस्वी में। अब 1935 आ जाते हैं। 1935 ईस्वी में रंगपुर की खुदाई माधव स्वरूप वत्स ने की। किसने की? माधव स्वरूप वत्स ने की, जो कि रंगपुर अहमदाबाद अर्थात गुजरात में स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है रंगपुर। 1935 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई थी। अब आगे देख लेते हैं। आगे आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन? तो अर्ली हड़प्पा, प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा अर्थात वयस्क हड़प्पा सभ्यता। इसमें जो है पूरा एकदम सारा चीज़ अवेलेबल था। मैच्योर हड़प्पा सभ्यता इसको कह सकते हैं। फिर लेटर हड़प्पा, इसमें अब धीरे धीरे हड़प्पा का पतन हो जाएगा। हड़प्पा का पतन कब हो गया? तो 1750 ईस्वी में पतन हो गया। हड़प्पा सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया। किस कौन कौन? अर्ली हड़प्पा हो गया, प्री हड़प्पा हो गया। प्री हड़प्पा का मतलब एक तरह से आप लोग समझ लीजिए, ये पीटी का एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं, और मैच्योर हो गए तो ये मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं। इसे आप लोग ऐसे समझ लीजिए। फिर लेटर हड़प्पा, फिर धीरे धीरे इसका पतन होते चला गया हड़प्पा सभ्यता का। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता के 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? अर्ली हड़प्पा, प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेटर हड़प्पा अर्थात बाद में इसका पतन हो गया। कब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ? तो 1750 ईसा पूर्व में। अब सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। ये आप लोग का BA MA में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। तो सभ्यता जिसे हम लोग देख सकते हैं, जो विजिबल हो, जिसे हम छू सकते हैं, वो सभ्यता हो गई। संस्कृति क्या होगी? जिसे छू नहीं सकते हैं, जो अमूर्त है, इंटेंजिबल है, उसे संस्कृति कहते हैं। अगर सभ्यता तन है अर्थात हमारा बॉडी है, तो संस्कृति हमारा मन है। संस्कृति क्या है? मन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सभ्यता में कपड़ा पहनना, कपड़ा पहनना ये सभ्यता हो गया, ये इसे हम लोग छू सकते हैं। और कपड़ा कैसे पहनना है ये हमारी संस्कृति बताता है। किस प्रकार पहनना है ये कौन बताता है? तो हमारी संस्कृति बताता है। आचार अर्थात बिहेवियर, सभ्यता क्या है? एक बिहेवियर एक तरह का, और जबकि संस्कृति एक विचार है। विभिन्न जो पहले से चली आ रही है प्राचीन समय से, उस समय के आइडियोलॉजी है, विचार है। क्या? तो संस्कृति। सभ्यता, सभ्यता का उत्थान होता जाता है, धीरे धीरे पतन होता जाता है। उत्थान होता है, पतन होता है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का उत्थान हुआ, धीरे धीरे पतन हो गया। मोहनजोदड़ो का उत्थान हुआ, पतन हो गया। धीरे धीरे सारे सभ्यता का उत्थान हुआ, जैसे मेसोपोटामिया हो गई, ये सब सभ्यता का उत्थान हुआ, धीरे धीरे पतन हो गया। वहीं संस्कृति का प्रवाहमान गतिशील होता रहता है, गतिशील होता रहता है। जैसे कि पहले के ज़माने में वृक्ष की पूजा की जाती थी, अभी भी वृक्ष की पूजा की जाती है। पहले पीपल की पूजा की जाती थी, अभी भी पीपल की पूजा की जाती है। जैसे पहले मातृ देवी की पूजा की जाती थी, तो अभी भी दुर्गा माता की पूजा की जाती है। पहले अन्नागार हुआ करते थे, तो अभी भी अन्नागार होते हैं। जैसे कि FCI जो आप लोग गोदाम का नाम सुनते हैं, तो अभी भी अन्नागार होती है। पहले भी शिव की पूजा होती थी, अब भी शिव की पूजा होती है, और भी भगवान बढ़ते चले गए। तो संस्कृति जो का है, जो वो प्रवाहमान गतिशील होता जाता है। लेकिन वही सभ्यता की बात करें तो सभ्यता का उत्थान होता है और फिर पतन हो जाता है, लेकिन संस्कृति का प्रवाहमान गतिशील बना रहता है। संस्कृति का प्रवाहमान क्या होता है? तो गतिशील बना होता है। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का आगे है कोटला निहंग खा। कोटला निहंग खां ये किसी आदमी का नाम नहीं है, ये एक स्थल है। क्या? तो कोटला निहंग खां ये एक स्थल है जो कि रोपर में स्थित है, और ये सतलज नदी के तट पर है। रंगपुर जो कि मादर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो मादर नदी के तट पर स्थित है, और जो काठियावाड़ में स्थित है। और ये दोनों जो है इस समय वर्तमान में भारतीय क्षेत्र में उपलब्ध मौजूद हैं। कौन कौन? तो कोटला निहंग खां और रंगपुर, ये दोनों भारत में अभी स्थित है। काल निर्धारण सिंधु सभ्यता का कैसे किया जाता था? तो जॉन मार्शल ने कब से कब तक किया था? तो जॉन मार्शल एक इतिहासकार आप लोग को पता ही है। इसने 1931 ईस्वी में कहा था कि सिंधु सभ्यता का कालक्रम जो था वो 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व, ऐसा उसने कहा था। लेकिन जब कार्बन 14 वो जो प्रणाली आई, उसके अनुसार जब पता लगाया गया, तो इसका पता एग्जैक्टली कहा कि 2550 ईस्वी से लेकर 2350 ईसा पूर्व तक वयस्क काल था। किसका? तो सिंधु सभ्यता का। और पतन का काल कब से कब तक था? तो 2350 से 1750 ईस्वी तक। धीरे धीरे इस समय पहले पीक पर था 2550 से 2350 ईस्वी तक, फिर धीरे धीरे 2350 से 1750 ईस्वी तक इनका पतन होना शुरू हो गया। और 1750 आया तो इसका पूर्ण रूप से अंत हो गया। किसका? तो सिंधु सभ्यता का। 1750 ईस्वी ईसा पूर्व में अंत हो गया। किसका? तो सिंधु सभ्यता का। पतन कब से कब तक हुआ? 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक। धीरे धीरे इसका पतन होना प्रारंभ हो गया, और 1750 ईसा पूर्व में पूर्ण रूप से ये
पतन हो गया। तो आप कल हम लोग आप लोग का देखेंगे ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में देखेंगे। फिर आप लोगों को मैप के माध्यम से समझाया जाएगा कि पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में दैमाबाद है तो वो किस नदी के किनारे पर है, ये सब बारे में पढ़ाया जाएगा। और सिंधु सभ्यता के संस्थापक और निर्माता के बारे में बताया जाएगा। वैसे आप लोग जो है स्टोन एज अर्थात पाषाण काल को आप लोग पूर्व से पढ़ कर आएंगे अच्छे से, क्योंकि आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, जैसे कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट से संबंधित वो क्या थे, इतिहासकार थे या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे थे, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। तो कल आप लोग पूरा अपना रिवीजन करके आएंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही फायदा रहे। तो कल आप लोगों से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग तैयार रहेंगे। कल आप लोग के लिए कल भी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वैसे आप लोग के लिए आज का क्लास भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में शुरू से बताया गया था कि किस नदी के किनारे पर इसका क्या क्या नाम कहा गया, चार्ल्स मैसन ने टीला देखा, फिर क्या हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ने किस एडिटोरियल छापा द नेवर नाम से, इस तरह से। फिर आगे आप लोगों को मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया, फिर चंदहुदड़ो के बारे में बताया गया कि इसकी खुदाई कौन किसने की, फिर सभ्यता और संस्कृति में अंतर बताया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर काल का निर्धारण ये आप लोगों को बताया गया C14 की विधि से। तो इस प्रकार से आप लोगों को बहुत सी चीज़ बताए गए हैं। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फिर आगे की बात बताई जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करें। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर KSRM फैमिली को सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वैसे इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आप लोगों को 16 जुलाई 2024 ईस्वी को अपलोड कर दिया गया। आप लोग वहाँ से जाकर इसका PDF से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग के पास अगर ग्रेजुएशन या MA का कोई बुक है तो आप लोग उससे भी अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। किताब को धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें, उसका ढूल हटाए और पढ़ना शुरू करें, तो आप लोग के लिए बहुत ही फायदा होगा। कोई या फिर कोई गैस पेपर है, कुछ भी है, तो उसे आप लोग पढ़ना शुरू करें। और कोई भी हिस्ट्री की बुक है उसे आप लोग फेंके नहीं, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें, तो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।